जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। भारत में यूरोपियन का आगमन। इस टॉपिक को हम देखेंगे बहुत ध्यान पूर्वक। ये 1600 ईस्वी की बात है और उस समय भारत की क्या स्थिति थी, यूरोपियन कैसे आए, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो किस सीक्वेंस में आए हैं, जिससे एक क्वेश्चन आता है, इसको भी हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति को देखते हैं कि उस समय भारत में क्या स्थिति थी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया था, वहां पे दिल्ली सल्तनत जैसे मजबूत शासन था, जो कि अपने अंतिम समय पे चल रहा था दिल्ली सल्तनत। और अगर बात करें गुजरात की, तो वहां शक्तिशाली महमूद बेगरा, जो हमारा पश्चिम का एरिया है गुजरात, वहां शक्तिशाली महमूद बेगरा का शासन था। और दक्कन में हमारा बहमनी साम्राज्य था। दक्कन के अगर नीचे जाए तो हमारा कालीकत एक जगह है, क्योंकि ये कालीकत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार पुर्तगीज जो आए थे वो कालीकत में ही आए थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। कालीकत में जेमोरिन का शासन था। उसके नीचे हमारा कोचीन है, कोचीन में त्रिमंपारा का शासन था। तो ये हमारे उस समय की भारत की स्थिति थी। भारत में डिफरेंट शासक लोग अपना राज कर रहे थे। अब है कि बात है कि हम देखते हैं कि भारत में यूरोपियन क्यों आए। तो भारत में यूरोपियन आए, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण ये है। सबसे पहला कारण है कि ये पूर्व के धन संपदा के बारे में बहुत सुन रखे थे और उससे बहुत ज्यादा आकर्षित थे कि पूर्व में बहुत धन संपदा है। दूसरा जो ये आए, उसका प्रमुख कारण था कि एक इटली की शहर वेनिस थी, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई थी, बहुत ज्यादा वहां डेवलपमेंट हो गया था, तो उससे भी वो ईर्ष्या करते थे। और इटली जो था, वो इटली का शहर वेनिस, वो इधर अरब से व्यापार करता था, तो इससे वो लोग बहुत ज्यादा आकर्षित थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है ईसाई मत का प्रचार। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए इधर आए। और जितना भी यूरोपियन थे, वो अरब को कुछ भी उनको ईस्ट से मंगवाने के लिए अरब को टैक्स देना पड़ता था, जो बहुत अधिक होता था। इससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे और एक नए मार्ग की तलाश कर रहे थे। तो इसी क्रम में वो जो किस प्रकार आए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली जिसको पुर्तगीज करते हैं, ये 1487 में 1487, इस डेट को याद रखेंगे, बार्थोलोमियो दियाज नाम का एक आपका पुर्तगीज जो था, वो अफ्रीका के दक्षिण सिरे, जिसको कि उसने नाम दिया कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे तक पहुंचा, जिसे नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बार्थोलोमियो दियाज नाम को। उसके बाद हम लोग जानते हैं, बचपन से इस चीज को पढ़ रखा है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो अगर सबसे पहले आने के क्रम में देखें तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं भारत में, और पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे डच को याद रखेंगे। 1602 से 1603 के आसपास में हाउटमैन नाम के एक आदमी जो डच का था, वो भारत में आया है। तो सबसे पहले पुर्तगालिस के बाद डच। तीसरे नंबर पे जो सबसे प्रमुख है वो अंग्रेज। आप जानते हैं कि इन सबको हरा के अंग्रेज ने भारत पे अपना विस्तार किया और भारत को अपने कब्जे में लिया। तो अंग्रेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंग्रेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंग्रेज का अगर बात करें तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज आया। ये जो कैप्टन हॉकिंस था, ये एक्चुअली चला था अकबर से मिलने के लिए। इसके पास जो लेटर था वो अकबर के नाम का था। 1605 में चूंकि अकबर की मृत्यु हो गई, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1609 में जहांगीर राजा थे मुगल के, और ये कैप्टन हॉकिंस उन्हीं के दरबार में पहुंचा। अब हम चलते हैं अंग्रेजों के बाद सबसे आखिर में कौन आए। तो सबसे आखिर में हमारे फ्रांसीसी आए, और फ्रांसिस कैरोन। फ्रांसीसी और फ्रांसिस नाम भी मिल रहा है, कैरोन आप याद रखिए, फ्रांसिस कैरोन। ये 1667 में आए हैं भारत में। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे आखिर में कौन आए, सबसे पहले कौन आए, अंग्रेज किसके बाद आए। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे कि पुर्तगालिस के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। ये हमारा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को आप थोड़ा फिर से देखिए। गुजरात में जो है महमूद बेगरा का शासन है, आपका बहमनी है दक्कन में, उसके नीचे आप जाइए कालीकत में जेमोरिन है, और सबसे नीचे कोचीन में त्रिमंपारा है। इस क्षेत्र को देखिए, क्योंकि जितने भी यूरोपियन आए इस क्षेत्र में ही पहले अपना विस्तार की नीति को अपनाया, इस क्षेत्र में ही वो आए। जैसे कि पुर्तगीज का बात करें तो वो कालीकत पहुंचे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो यूरोपियन आए वो कहाँ आए। तो हमारा ये कालीकत जो है केरल में, वहां वो आया।
तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पुर्तगालीज का। तो पुर्तगालीज के बारे में पहले बताएं कि बार्थोलोमियो दियाज जो है 1487 में सबसे पहले व्यक्ति थे। उसके बाद 1498 में जो है भारत अगर पूछे कौन आए सबसे पहले, तो वास्को डी गामा, उन्हें भारत का खोजकर्ता भी कहते हैं। अब एक नाम और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजकुमार हेनरी। वो राजकुमार हेनरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पुर्तगीज के थे और उन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं मार्ग के खोज में व्यतीत कर दिया और इन्हीं मार्ग के खोज में उन्होंने अपना सारा धन संपत्ति सब लगा दिया। तो ये हमारा था। अब पुर्तगीज जो आए तो सबसे पहले कालीकट में राजा जेमुरिन के पास आए। जेमुरिन से उनका बहुत ही अच्छा वास्को डी गामा का हुआ, लेकिन जो दूसरे बार पुर्तगीज आए तो उनसे जेमुरिन से उनका अनबन हो गया और कुछ जेमुरिन ने उनका सैनिक को भी मार दिया, उनका आपस में बहुत ज्यादा नहीं बना। तो फिर इनका युद्ध तो स्वाभाविक था। तो सबसे पहला जो युद्ध में देखेंगे हम वो है कोचिन का युद्ध। अब इस बात को समझिएगा, मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को जो है युद्ध के हिसाब से सजा दिया है ताकि आप बहुत दिनों तक याद रख सके और इसे कभी भूल नहीं पाइएगा। तो इस सारा युद्ध से हम पुर्तगीज को समझेंगे, इसी तरह डच और अंग्रेज सबको हम युद्ध नीति से ही समझेंगे। इस सीक्वेंस को समझिएगा और ध्यान करो कि इसको 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको कभी नहीं भूलिएगा। तो हम आते हैं अपने जगह पे। कोचिन का युद्ध 1504 में। कोचिन का युद्ध जो था ये एक्चुअली में पुर्तगालियों की पहली कूटनीति दिखती है, क्योंकि जेमोरिन और त्रिमंपारा इन दोनों आपस में नहीं बन रहा था। कभी जेमुरिन नीचे की तरफ इन्वेट करता था और त्रिमंपारा ऊपर की तरफ अपना क्षेत्र विस्तार। तो इसका फायदा उठाया पुर्तगालीज ने, कोचिन के साथ दिया और कालीकट के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो अगर पूछे कोचिन का युद्ध 1504 में किसके किसके बीच हुआ, तो पुर्तगालीज और कोचिन एक तरफ थे और कालीकट एक तरफ। पुर्तगालीज की तरफ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था दुरातो पचाव। दुरातो पचाव नाम याद रखेंगे। इस युद्ध में जेमुरिन को बहुत भारी नुकसान हुआ। लगभग 6000 से ज्यादा 60,000 से ज्यादा जो सैनिक थे मारे गए और जेमुरिन को पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह पहला युद्ध मानिए तो पुर्तगालीज के ही पक्ष में गया। अब दूसरा बात करें तो पुर्तगालियों ने कंपनी बनाया तो उन्होंने अपना पहला जो वायसराय भेजा। जो पहला वायसराय था वो 1505 में, इस डेट को भी याद रखेंगे और नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इस नाम को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला अगर पुर्तगीज का जो वायसराय कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब हम चलते हैं, फिर धीरे धीरे पुर्तगीज जो थे अपना क्षेत्र को विस्तार में लगे हुए थे। तो दूसरे इसी क्रम में जो युद्ध हुआ वो आपका 1508 में चावल का युद्ध। चावल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। चावल का युद्ध 1508 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि पुर्तगीज जो थे वो गुजरात की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। गुजरात में जैसे आपने देखा कि शक्तिशाली महमूद बेगरा का शासन था, इसको याद रखेंगे और मेंस लिखने में भी आप इस तरह छोटे छोटे मैप बना के पॉइंट वाइज करेंगे तो अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसमें गुजरात की तरफ जब बढ़ा पुर्तगीज तो गुजरात ने अपने मित्र मिस्र के मामलुक, गुजरात के शासक का मित्र था मिस्र का मामलुक, उससे मदद मांगी। मामलुक ने अपना जहाजी बेड़ा भेजा और इन्होंने साथ मिलकर पुर्तगीज का बहुत सारे जहाज को डुबा दिया और एक अल्मेडा का पुत्र था उसको भी उन्होंने मार दिया, जो कि गवर्नर वायसराय जो आपका था, वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उसके पुत्र को मार दिया। तो उसके पुत्र को मार दिया। तो चावल के युद्ध में ये 2 चीज हुआ, इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा कि पुर्तगीज के जहाज को डुबा दिया और अल्मेडा के पुत्र को मार दिया। इसके बाद में 1508 के में ही आपका दिसंबर माह में वायसराय को भी बदल दिया गया, क्योंकि ये 3 साल के लिए वायसराय बना था। तो ये जो अल्मेडा था ये 3 साल के लिए वायसराय बना था। उस वायसराय को बदल के जो नया वायसराय आए वो थे अल्बुकर्क। नाम याद रखिएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका 1508 में दिसंबर में आए वायसराय बन के। फिर अगला युद्ध हुआ दीव का युद्ध, बैटल ऑफ दीव। बैटल ऑफ दीव 1509, इसको याद रखेंगे। दीव के युद्ध में हुआ क्या कि अल्मेडा को अपने पुत्र का बदला भी लेना था, इसके अलावा पुर्तगीज जो जहाज डुबा था इसका भी बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगीज के जो अल्बुकर्क थे उन्होंने हमला किया। उधर आप जानते हैं गुजरात के शासक मामलुक, इसके अलावा आपका ये गुजरात का महमूद बेगरा, मिस्र के मामलुक और क्या कहता है जेमुरिन, क्योंकि जेमुरिन से भी इनका अनबन हो गया था। तो जेमुरिन भी गुजरात के शासक का साथ दिया। ये तीनों एक तरफ थे और इधर आपका अल्बुकर्क और
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। युद्ध बहुत ही जबरदस्त हुई और युद्ध में अल्मेडा ने अपने पुत्र का बदला लिया और उन्होंने बहुत सारा जहाज भी डुबा दिया, मामलुक को भी भागना वापस लौटना पड़ा और इस तरह ये युद्ध बहुत ही इनके पक्ष में रही पुर्तगाली के। और ये 1509 के दीव के युद्ध के बाद इनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखा कि 1509 में दीव युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि दीव का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। महमूद बेगेरा जैसा शक्तिशाली शासक और इनका साथ दे रहा था मिस्र का मामलुक। इसके बावजूद जैमुरीन का भी इनको सहयोग था, फिर भी ये हार गए। तो इससे अल्बुकर्क जो वायसराय बन के आया था 1509 में, वो काफी उत्साहित हो गया और इस उत्साह में उसने गोवा पर चढ़ाई किया। तो इस डेट को याद रखेंगे, गोवा पर कब्जा 1510। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है और एग्जाम में पूछता है कि गोवा पे उन्होंने कब कब्जा किया पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा कब है? 1510। इस डेट को याद रखिएगा। तो देखते हैं उस समय गोवा की क्या स्थिति थी। बीजापुर का सुल्तान जो था, उस समय बीजापुर पे आदिल शाह डायनेस्टी चल रहा था और उसमें इस्माइल आदिल शाह, वहां का राजा कौन था? इस्माइल आदिल शाह। और इस युद्ध में उसका जो साथ दिया वो था पोलाद खान। इस युद्ध में उसका साथ किसने दिया? पोलाद खान। और बात करें पुर्तगाली के तरफ से, तो पुर्तगाली में वायसराय अल्बुकर्क था। इस चीज को हम जानते हैं कि वायसराय कौन था? अल्बुकर्क। और उसका जो साथ दे रहा था वो था तिमोजी। उसका साथ कौन दे रहा था? तिमोजी। युद्ध कर्म में इसको ध्यान पूर्वक आप समझिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं कि पुर्तगाल की तरफ से अल्बुकर्क और तिमोजी था और बीजापुर का सुल्तान जो था आदिल शाह और पोलाद खान, इन गोवा के तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन अल्बुकर्क को आसानी से गोवा पर सफलता मिली। इसको समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो कि आदिल शाह जो था वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति था हिंदुओं के प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं था। इस वजह से जब पुर्तगाली गोवा पर चढ़ाई कर रहे थे तो पुर्तगालियों को बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला हिंदुओं का। और ये एग्जाम पॉइंट भी उससे इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध में हिंदुओं का सहयोग मिला पुर्तगाली को, तो वो था गोवा पे कब्जा करने के दरमियान। तो हमने देखा कि अल्बुकर्क जो है आसानी से गोवा पर कब्जा कर लिया और क्या कहता है, इस तरह 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा पे कब्जा हो गया। आप जानते हैं कि गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा काफी लंबे समय तक चला, यहाँ तक कि आजादी के बाद भी गोवा पर उनका कब्जा बना हुआ था पुर्तगालियों का। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। अब हम चलते हैं पुर्तगालियों में अंतिम और निर्णायक युद्ध की तरफ, जो है स्वाली का युद्ध। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली को आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद जो पुर्तगालियों का युद्ध विस्तार और क्षेत्र विस्तार का जो मंशा था उस पर एक हिसाब से पानी फिर गया। और ये युद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंग्रेज के साथ हुआ था और हम पहले भी बता चुके हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज सारे लोग को हटा के अपना सत्ता विस्तार और राज विस्तार करेंगे और भारत को एक उपनिवेशी राज्य बना देंगे, भारत को अपना उपनिवेश बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि स्वाली का युद्ध, स्वाली के युद्ध में यह हुआ था कि पुर्तगालियों ने अंग्रेज के दो अफसर को कारावास में डाल दिया। तो अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और इनके अंग्रेज के तरफ से जो थे वो कैप्टन बेस्ट, और पूछता है कि किस शिप से आए थे, तो रेड ड्रैगन। किस शिप से आए थे? रेड ड्रैगन। इसको याद रखिएगा। तो उनसे पुर्तगालियों का युद्ध हुआ और ये बहुत ही कम सेना के साथ कैप्टन बेस्ट जो थे बहुत ही युद्ध निर्णायक लड़े और पुर्तगालियों को बहुत धूल चटा दिया। इस युद्ध को जो था जहांगीर, जो कि उस समय मुगल बादशाह था, उसने देखा, वो काफी प्रभावित हुआ। अंग्रेजों को इसी के बाद इजाजत दी फैक्ट्री लगाने की। तो इसको याद रखेंगे, स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली। अब हमको बताते हैं इस युद्ध कर्म में तो इनका ये आखिरी युद्ध था, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ क्षेत्र को जीता था जिसको आप ध्यान से देखेंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक नजर जरूर देखें। 1531 में उन्होंने चावल को अपने कब्जे में लिया। वो चावल का युद्ध जो 1508 में हुआ था वो तो आपका है ही, लेकिन जो कब्जे में लिया वो 1531 में। 1532 में उन्होंने दीव को दोबारा अपने कब्जे में लिया और 1534 में इसी क्रम में उन्होंने सॉल्सेट को अपने कब्जे में लिया। 1536 में जो है उन्होंने क्रेगानौर को, और ये इसको ध्यान से रखेंगे, 1632 में जो हुगली पे उन्होंने कब्जा किया, 3 माह का वो कब्जा था मात्र, लेकिन वो बहुत जरूरी है, वहां भी उनका अंग्रेज से भिड़ंत हुआ था। हुगली में 1632 में वो 3 माह के लिए कब्जा किए। अब हम लोग लगभग पुर्तगाली का जितना भी है इंपॉर्टेंट और निर्णायक युद्ध देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि इन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ बैठाया, इनकी नीति क्या थी और कैसे इनका पतन हुआ। ये कैसे क्या कहता है, भारत उपनिवेश से इनका धीरे धीरे पतन हुआ और अंग्रेज धीरे धीरे उन क्षेत्र में फैले। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।